नमस्कार, मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ और इसमें हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड जो है ये आता है यूनिट 1 के अंडर और यूनिट 1 जो है ये है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंडर 4 चैप्टर आते हैं और उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो ये है, ये वाला चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर जो है वो 4 टॉपिक्स आते हैं। व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। इस आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग के साथ जैसे ही हम ये क्वेश्चन सुनते हैं कि लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग, तो एकदम से हमारे मन में जो है वो कुछ एक फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, कुछ एक पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लिविंग की बात हो रही है मीन्स वो चलते फिरते हैं। फिर हमें अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें, प्लांट्स दिखते हैं हमें, अरे प्लांट्स तो चलते नहीं है बट ये भी लिविंग, इनको भी बोला जाता है कि ये लिविंग है। तो फिर और आगे चलते हैं हम। अच्छा, फिर हम ग्रोथ देखते हैं इनमें कि ग्रोथ जो है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, छोटा सा होता है, ठीक है, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है, ठीक है, एडल्ट बनता है। वैसे ही प्लांट्स के केस में होता है, पहले पहले एक मिनिएचर प्लांट होता है, माइक्रो प्लांट होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, एक बड़ा प्लांट बनता है वो, ठीक है, ट्री बनता है वो। तो इस तरह के कुछ एक फीचर आते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे हैं जो फीचर या करैक्टरिस्टिक्स हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गई कि मतलब वो अपने जैसे प्लांट जो है वो अपने जैसे प्लांट्स तैयार कर रहा है, करता रहता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ओल्ड होने के बाद उनकी डेथ हो गई, उसके इतनी सारी डेथ होने के बावजूद भी जो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं उनका नंबर थोड़ी नहीं कम हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने जैसे यंग वंस वो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो है डाई हो जाते हैं वो। तो कुछ इस तरह से लिविंग के बारे में हम सोचे तो ऐसे कुछ एक जर्नल करैक्टर्स जो है वो हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं व्हाट इज लिविंग के साथ। ये तो एक जर्नल सी बात की, अब हम थोड़ा इसको साइंटिफिक वे में समझते हैं, एक सिंपल और साइंटिफिक वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो शुरू करते हैं ग्रोथ से। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। दूसरा हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। चौथा हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर पांचवा हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। तो हम ये 5 जो मेन एक लिविंग के करैक्टरिस्टिक्स हैं इनकी हम बात करेंगे और हम इनमें ये भी देखेंगे कि कौन से जो हैं इनमें से करैक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम प्लांट्स भी लिविंग हैं बट वो चलते नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स लिविंग हैं, हम चलते हैं। तो मतलब ये एक हम चलते हैं, ठीक है, ये एक करैक्टरिस्टिक्स है, हम मूव कर लेते हैं, ठीक है, हम वॉक कर लेते हैं, ये एक करैक्टरिस्टिक्स है। पर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं हुई सारे लिविंग्स की, क्योंकि प्लांट्स लिविंग है, ये नहीं चलते हैं, तो ये इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आज एक 2 टर्म इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, इंट्रोड्यूस ये पहले भी हुई होंगी बट इनको समझाऊंगी मैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एक करैक्टरिस्टिक क्या होता है। तो करैक्टरिस्टिक्स तो आ गया गुण, ठीक है, कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो है वो वॉक करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें कॉन्शियसनेस होती है, ये करैक्टरिस्टिक्स इनको हम लेके चलते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट जो हैं वो ग्रीन दिखते हैं, एक करैक्टरिस्टिक्स है इनका, ठीक है, बट ये प्लांट्स लिविंग हैं, ग्रीन दिखते हैं बट सभी ग्रीन थोड़े नहीं दिखते हैं, सिर्फ प्लांट्स में ये फीचर है। इसके अलावा कुछ एक जैसे यूग्लिना होता है उसमें भी जो है वो क्लोरोफिल आ जाता है जब उसको ज़रूरत होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। तो ऐसे ही करैक्टरिस्टिक्स तो एक जर्नल फीचर हुए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जर्नल फीचर्स हुए। इसके अलावा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी और सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करेगी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर रही हो, वो हुई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब होप सो कि एक
जो डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बीच में, वो आप समझ गए। अब हम चलते हैं ग्रोथ के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं ग्रोथ के ऊपर। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ कैसे हम बोलते हैं कि किसी की ग्रोथ हो रही है, हम देखते हैं कि उसकी जो है वो हाइट, अगर हम बच्चे की बात करें, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, हम बोलते हैं उसकी ग्रोथ हो रही है। अब हाइट और वेट कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और हम में जो है वो सेल्स डिवाइड करती हैं, सेल्स डिवाइड करती हैं, एक प्रॉपर साइज अटेन करती हैं, उसके बाद वो फिर डिवाइड करती हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। बट हम में जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, सेल्स जो है वो हम में जो ग्रोथ होती है वो एक कुछ एक एज तक होती है, ठीक है, उसके बाद हमें ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ जो है वो अनटिल जब तक वो जिंदा है तब तक चलती है उनमें, ठीक है, उनमें जो है सेल डिवीजन हो गया जो है वो लास्ट तक चलती है। तो ग्रोथ जो है इसके अंडर आते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से आते हैं, एक आता है मास और दूसरा आता है नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब मास और नंबर ऑफ सेल्स का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब नंबर मास इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है। अब मास क्या होता है, मास होता है कि मतलब किसी का जो है वो मैटर इंक्रीज होना। मैटर जो है उसको कैसे मेजर करते हैं, हम उसको केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट उसको जो है वो हम केजी में मेजर करते हैं मैटर को। तो मास, ये साइन है इंक्रीज होने का, मास इंक्रीज हो रहा है मतलब मैटर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स और आगे साइन लगा है इंक्रीज का। तो नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज होते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू। तो मास इंक्रीज होना और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, ग्रोथ के। ये दोनों जो है ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स इनको बोला जाता है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। जहां हम देखेंगे कि मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, मींस ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, इनमें जो है वो क्या होता है, मास भी इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं, मींस इनमें जो है वो ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे हीलिंग लिखा हुआ है, हीलिंग जब हमें जो है वो लगती है, ठीक है, एक मतलब एक डेफिनेट पीरियड ऑफ एज तक ग्रोथ होने के बाद मैंने बोला कि उसके बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ग्रोथ तो रुक जाती है, पर हमें अगर कहीं इंजरी हो जाए, हमें कहीं लग जाए, वूंड हो जाए, घाव हो जाए, तो वो घाव भरता है ना, कैसे भरता है वो सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं, नई सेल्स जो हैं वहाँ पे बनती हैं, ठीक है, उससे जो है वो जख्म जो है वो हील होता है, ठीक है। बट हीलिंग में जो है वो सेल डिवीजन हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये टर्म, ये मैंने क्या किया है कि कुछ एक टर्म्स जो है वो लिख ली हैं, ताकि मतलब कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो छूट ना जाएंगे, ठीक है। तो हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की, एनिमल और प्लांट्स की बात की, उनसे रिलेटेड ग्रोथ की बात की। अब हम बात करते हैं ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गई, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे एल्गी की टाइप्स हो गई, एल्गी जैसे ग्रीन एल्गी होती है उसमें क्लामाइडोमोनास होती है एल्गी, क्लोरेला एल्गी होती है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा अमीबा हो गया, ये सारे जो हैं बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, एल्गी और तीसरा बताया मैंने अमीबा, ये जो है इनमें सेल डिवीजन होती है, मतलब इनमें 1 से 2 सेल्स बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं, ऐसे जो है वो नंबर इंक्रीज होता है इनमें। बट इनमें जो नंबर इंक्रीज जब होता है तब क्या होता है, इनमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, जब मतलब एक है ये पेरेंट सेल है, ये बनाएगी 2 डॉटर सेल्स, तो इसने 2 डॉटर सेल्स बनाई, ये 2 डॉटर सेल्स जो है बनी, ये 2 फिर से एक प्रॉपर साइज अटेन करने के बाद फिर से जो है वो और सेल्स बना देंगी, तो इस तरह से जो है वो नंबर ऑफ सेल्स इनमें इंक्रीज होगा। अब इनमें एक बात तो हो रही है कि इनमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो तो इंक्रीज कर रही हैं, मींस इनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एक सेल जो है वो एक प्रॉपर साइज अटेन करने के बाद फिर से डिवाइड कर जा रही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, बट इनमें क्या है कि रिप्रोडक्शन का तरीका भी यही है। ये पेरेंट सेल थी, ठीक है, ये पेरेंट सेल थी और इस सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गई,
और इन दो डॉटर सेल्स ने फिर से डिवीजन की और दो डॉटर सेल्स बना दी, ठीक है। तो इनमें रिप्रोडक्शन भी जो है वो यही हो जा रही है, साथ में ही हो जा रही है। जैसे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के साथ ही रिप्रोडक्शन हो जा रही है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मतलब एक ही है, इनमें टर्म्स दोनों यहाँ पे यूज हो सकती हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जब साथ हो रही हैं, एक ही इससे एक्सप्लेन हो जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक म्यूचुअली, ये क्या है, एक इंक्लूसिव इवेंट है। इंक्लूसिव इवेंट है ये, इंक्लूसिव, ये है एक इंक्लूसिव इवेंट। ये है एक इंक्लूसिव इवेंट। तो क्या होता है इंक्लूसिव इवेंट में कि एक ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो साथ ही हो जाती हैं, ठीक है। ग्रोथ हुई मींस रिप्रोडक्शन भी हो गई साथ में ही, तो उसको बोलेंगे हम इंक्लूसिव इवेंट। और होता किसमें है ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, इनकी मैंने बात की। अब हम चलते हैं इस एक्सक्लूसिव के ऊपर, ठीक है। एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये टर्म यूज होती है किसमें, ये एनिमल्स के केस में होती है। तो एनिमल्स में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं जैसे हम ही हो गए, हमारी अपनी बात करते हैं, या फिर प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं साथ में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हमें एक ग्रोथ होती है, एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं मेच्योरिटी आने के बाद, उसके बाद जो है वो बॉडी जो है वो तैयार होती है रिप्रोडक्शन के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं। तो पहले ग्रोथ होती है, फिर प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है, फिर रिप्रोडक्शन होती है। तो ग्रोथ पहले हुई, रिप्रोडक्शन बाद में हुई, दोनों अलग अलग इवेंट जो है वो हो रही हैं। तो उसको बोलते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो उनको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ग्रोथ हो गई, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ हो रही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, बट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। पता है आपको, उनमें भी ग्रोथ होती है, कैसे वो हम देखते हैं। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, जैसे माउंटेन हो गए, ठीक है, जैसे माउंटेन हो गए, बोल्डर्स हो गए, बोल्डर्स मीन्स बड़ी बड़ी चट्टानें हो गई, सैंड ड्यून्स हो गए, रेत के जो ढेर होते हैं, सैंड मून्स या सैंड ड्यून्स, तो उनमें क्या है, उनमें ग्रोथ होती है बट बाहर से होती है। हम में ग्रोथ होती है इंटरनली, हम में ग्रोथ होती है इंटरनली, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है इंटरनली, बट जो नॉन लिविंग है उनमें ग्रोथ होती है एक्सटर्नली। इनमें जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, वो बाहर, जैसे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उसके माउंटेन है, उसके बाहर जो है वो मैटर इकट्ठा होता है और उसकी ग्रोथ जो है वो होती जाती है, आगे आगे वो बड़ा होता है। और जैसे चट्टाने हैं उनकी ग्रोथ भी जो है वो एक्सटर्नली होती है, मतलब एक चट्टान है उसके बाहर बाहर मैटर इकट्ठा होगा और उसकी जो है वो ग्रोथ होगी। तो नॉन लिविंग के केस में जो है वो उनमें भी मास इंक्रीज होता है, बट उसमें जो है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, राइट, ठीक है। इज ग्रोथ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्रोथ जो है बोला, क्या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर वो एक कैरेक्टरिस्टिक ही है। तो इसका आंसर है कि ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो और नॉन लिविंग में ना हो। तो इसका आंसर जो है कि नहीं, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नो, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं, बट जस्ट वेट। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं और वो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह की होती है। पहले रिप्रोडक्शन होती क्या है, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, मतलब दोबारा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म तैयार करना
वो ही होती है रिप्रोडक्शन। अपनी जैसी प्रोजेनी जो है वो तैयार करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है ये जनरली दो तरह से होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। गैमीट्स जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में क्या बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो ओवम बनता है। फिर उन दोनों की फ्यूजन से जो है वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से जो है वो मिनिएचर ह्यूमन बीइंग बनता है, और इस तरह से जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार होता है। वैसे ही एनिमल्स में होता है, गैमीट्स के थ्रू जो है वो एक नया, गैमीट्स की फ्यूजन के थ्रू जो है एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, इसमें गैमीट्स तो नहीं बनते हैं, बट इसके अलग अलग मेथड हैं। जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ट्रू रीजनरेशन के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, या फिर सेल डिवीजन के थ्रू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इसके थ्रू जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। अब एसेक्सुअल स्पोर्स जो मैंने बताए ये किस में बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स किस में बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं एल्गी में बनते हैं, फंजाई में बनते हैं। एल्गी में जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स बनते हैं वो हैं जू स्पोर्स, और फंजाई में जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं कोनिडिया। कोनिडिया बनते हैं फंजाई में मोस्ट कॉमन स्पोर्स। एल्गी में बनते हैं, कौन से बताया मैंने, एल्गी में बनते हैं जू स्पोर्स। अब आते हैं बडिंग के ऊपर। बडिंग जो है ये होती है किसमें, हाइड्रा में। हाइड्रा में हमें बडिंग जो है वो देखने को मिलती है, ईस्ट में हमें बडिंग जो है वो देखने को मिलती है। ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन का यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगी। ट्रू रीजनरेशन का एग्जांपल है हमारे पास प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। तो ट्रू रीजनरेशन का एग्जांपल हम यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होती है, ट्रू रीजनरेशन। ये हमारे पास एक प्लेनेरिया है, राइट, ये एक प्लेनेरिया है। अब ये प्लेनेरिया अगर इसको मैं कट कर दूं, यहाँ से 3 पीसेस हो गए, 1 2 3। तो अगर ये तीनों पीस इनको सेपरेट करें तो ये सेपरेटली भी जो है वो ग्रो कर जाते हैं। मतलब इसकी जो है वो ये मिड का पोर्शन और टेल जो है वो अपने आप बन जाएगी। मिड जो है उस पे हेड और टेल अपने आप बन जाएंगे, और ये जो टेल है इसके ऊपर ये मिड और हेड जो है वो बन जाएंगे। तो ये एक प्लेनेरिया का एग्जांपल बताया है मैंने। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो है इसमें ट्रू जो है वो रीजनरेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन जो है ये हमें किस में देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है जो फंगल हाइफे होते हैं उनमें मिलती है देखने को, और हमें एल्गल हाइफे में जो है वो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा किस में मिलती है, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये प्रोटोनीमा, और है बहुत इजी, बट जब ये एग्जाम में आती है या फिर हमें कोई पूछ ले तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो ये जो प्रोटोनीमा है, प्रोटोनीमा किस में बनता है, ये बनता है मोसिस में, ठीक है। ये प्रोटोनीमा जो है ये बनता है मोसिस में। और इस प्रोटोनीमा का क्या काम है, ये प्रोटोनीमा होता कैसे है, ये प्रोटोनीमा भी सिमिलरली ये मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस जो है वो एक हाइफे की तरह ही होता है। फिलामेंट मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। अब ये जो है किसमें बनता है, मोसिस में। और बनता कैसे है, ये एक स्पोर जो है उसकी जर्मिनेशन से बनता है। स्पोर जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है हमारे पास, ये वाला प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा जब जो है मोसिस का ये प्रोटोनीमा जो है ये ब्रेक, जब ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक हो जाए टुकड़ों में तो उसका हर एक टुकड़ा जो है, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है वो ग्रो कर जाएगा, नए मोस प्लांट में जो है वो ग्रो कर जाएगा। सिमिलरली फंगल हाइफे जो हैं अगर वो ब्रेक हो जाए तो हर एक फ्रेगमेंट जो है फंगल हाइफे का एक न्यू फंगल हाइफा जो है वो तैयार कर लेगा। एल्गी में भी बिल्कुल वैसे ही है कि एल्गल हाइफे जब ब्रेक हो, एल्गल फ्रेगमेंट्स में जब वो उनकी थैलाई जो है, उनके ये जो हमारे पास फिलामेंट्स हैं, अगर ये ब्रेक हो फ्रेगमेंट्स में तो हर एक फ्रेगमेंट जो है एक किस में ग्रो कर जाएगा, न्यू थैलाई में, न्यू एल्गल थैलाई में जो है वो ग्रो कर जाएगा। अब हम आते हैं किस पे,
नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर एल्गी में, अमीबा में, कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू। 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं। अब मैंने पहले भी बात की थी इंक्लूसिव इवेंट की, फिर से बात कर देती हूँ कि इनमें जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मतलब 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, ये ग्रोथ भी है, क्योंकि ग्रोथ में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक की मैंने बात की थी, सेल डिवीजन और मास इंक्रीज होना। तो उसमें सेल डिवीजन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो जब सेल डिवीजन हमें देखने को मिल रही है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी इसमें हो रही है, तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर? ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का आपको क्या पता है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? हाँ, कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि सोचो जरा, जैसे कि आपने सुना होगा वर्कर बीज के बारे में, स्टराइल वर्कर बीज स्टराइल होती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं, इसके अलावा म्यूल्स होता है, ठीक है, लाइगर होता है। म्यूल जो है वो किसकी हाइब्रिड है? म्यूल जो है वो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स की हाइब्रिड है। ठीक है, म्यूल किसकी हाइब्रिड है? मेल डंकी और फीमेल हॉर्स की। अब मैंने जो रिप्रोडक्शन की बात की कि रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने देखी कि रिप्रोडक्शन जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में भी हो रही है, लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो रही है। बट रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म बताए, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, स्टराइल वर्कर बीज या फिर म्यूल, इनमें जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ये अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती है, कुछ एक ऐसे मैंने आपको बताया जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती है। तो इट मीन्स ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन ले लेंगे। इज रिप्रोडक्शन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक? तो रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ये एक रिप्रोडक्शन जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। अब हम थर्ड जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं कहा है मैंने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स कि मतलब सेल्स अरेंज होने से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो रहा है। अब कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की हमने बात की जैसे यूनिसेलुलर एल्गी की हमने बात की, बैक्टीरिया की हमने बात की, हमने जो है वो एक और पॉइंट की बात की थी, तो हमने जो है वो इनकी बात की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की थी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बने तो सेल से ही हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म चाहे एक ही सेल से बना हो बट वो बना तो सेल से ही है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी बने हुए हैं, कुछ बहुत सारी सेल से भी बने हुए होते हैं, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के ही बने होते हैं, चाहे वो एक सेल के बने हो चाहे वो नंबर ऑफ सेल से बने हो। तो ये सेल जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और ये एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टरिस्टिक है याद रखने के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के बने होते हैं। तो ये तो बहुत ही जल्दी शॉर्ट आउट हो गया हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम मेटाबॉलिज्म के ऊपर। पॉइंट्स में आप खुद नोटबुक में साथ में पॉइंट्स लिख के नोट करते रहें। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट ग्रोथ बताया, सेकंड पॉइंट रिप्रोडक्शन बताया, थर्ड पॉइंट मैंने जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताया। अब फोर्थ पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। फोर्थ पॉइंट कौन सा है?
फोर्थ पॉइंट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉल का मतलब होता है, मेटाबॉल होता है टू चेंज, ठीक है। मेटाबॉल का मतलब होता है टू चेंज, और मेटाबॉलिज्म जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में जो है वो नहीं होता है। इससे पहले मैंने बात की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, बट वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होती है, ठीक है। क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होती है, इसीलिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, इसको भी हम देखेंगे कि ये जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। यहाँ पे मैं मेटाबॉलिज्म लिख देती हूँ पहले ही, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और मैंने क्या बताया कि नॉन लिविंग जो है उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो ये तो यहाँ ही क्लियर हो गया। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब जो मेटाबॉलिज्म है ये होता क्या है, मीन्स टू चेंज, और होता कैसे है, अब इसको हम थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल्स के बने हुए हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बने हुए हैं, और ये केमिकल जो है ये किसमें चेंज होते रहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में ये केमिकल्स चेंज होते रहते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो ये केमिकल जो बना रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, इसी को हम बोलते हैं एक केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल्स जो चेंज होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक टाइम में ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शन जो है हमारी बॉडी में चलते हैं, ठीक है। एक टाइम पे साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ रिएक्शन चलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, केमिकल से बायोमोलिक्यूल बन रहा है। बायोमोलिक्यूल क्या, जैसे प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो एक टाइम पे नंबर ऑफ रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं और केमिकल्स चेंज हो रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर साइमल्टेनियसली इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल है इन्हीं केमिकल रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शंस का जो एक टाइम पे हमारी बॉडी में जो है वो एक साथ होते हैं, उसी को बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म, राइट। तो मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कैसे, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, बट ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ये नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। सो पहले कॉन्शियसनेस से रिलेटेड जो है मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन है उसको भी लिख लेती हूँ, या फिर कुछ एक टर्म्स हैं उनको लिख लेती हूँ, जस्ट वेट। कॉन्शियसनेस पे आने से पहले मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करना यहाँ पे भूल गई, वो ये था कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उनमें से कोई रिएक्शन क्या हम आउट ऑफ द लिविंग सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं एग्जैक्ट टर्म होगी इन विट्रो परफॉर्म कर सकते हैं। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हम कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो इन विट्रो परफॉर्म कर सकते हैं? इसका आंसर है यस, ठीक है, यस। और अगर हम परफॉर्म कर सकते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन जो हम या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हम आउटसाइड दी इन विट्रो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम जो है वो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जो है वो इन विट्रो परफॉर्म कर सकते हैं। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने सबस्ट्रेट डाला, एंजाइम डाले और रिएक्शन जो है वो हो जाएगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन जो हुआ इसको हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? तो इसका आंसर ये है कि उसमें जो सबस्ट्रेट
टेस्ट ट्यूब हमने खुद ली, ठीक है, कोई लिविंग थोड़ी ना है वो, उसमें हमने सबस्ट्रेट खुद डाला, बट उसमें हमने जो एंजाइम्स डाले, एंजाइम्स होते हैं लिविंग, ठीक है। तो उसमें जो हमने एंजाइम्स डाले वो लिविंग हुए, और इन्हीं एंजाइम्स की वजह से उस रिएक्शन को हम बोलेंगे लिविंग रिएक्शन। बट वो इन विट्रो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब हमने खुद ली है, सबस्ट्रेट हम खुद डाल रहे हैं, तो वो होगा कि वो सिस्टम जो है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब, सबस्ट्रेट वो नॉन लिविंग है इसमें, और जो एंजाइम्स डाले उसकी वजह से हम इस रिएक्शन को बोलेंगे लिविंग रिएक्शन। अब चलते हैं हम कॉन्शियसनेस के ऊपर। कॉन्शियसनेस जो है ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। अभी तक जो हमने फीचर्स किए उन सारे फीचर्स में, तो कॉन्शियसनेस होती क्या है? कॉन्शियसनेस होती है मतलब अवेयरनेस होना अपने एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट इसको हम बोलेंगे सेंस टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये जो हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए जो रिस्पॉन्स करते हैं, ये जो हमारे में सेंस है, हम जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करने की, उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब कैसी स्टिमुलाई? जैसे हीट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हीट हो गई, लाइट हो गई, कोल्ड हो गई, ठीक है, इनके लिए हम जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें सर्दी फील हो जाती है, गर्मी हमें फील हो जाती है, एकदम गर्म लगे हम एकदम से हाथ हटाते हैं, ठीक है, गर्म चीज़ को हम टच कर लें तो एकदम से हम हाथ हटाते हैं। या फिर लाइट जो है उसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, एकदम से कोई हमें लाइट मारे तो हम एकदम से झिलमिला जाएंगे, तो हम जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। हाँ, तो हमें सेंसेस होती हैं। सेंसेस कौन कौन सी? जैसे हमारी स्किन रिसेप्टर्स हो गए, हमारी नोज़ हो गया, स्मेल करने के लिए कुछ बन रहा है तो हम स्मेल कर रहे हैं, उसको खुशबू आ रही है, हमें अच्छे फूलों की खुशबू आ रही है, तो नोज़ है हमारे पास, आइज़ हैं देखने के लिए, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ईयर है कि हम सुन पा रहे हैं। तो हम अपनी सेंसेस के थ्रू, सेंस ऑर्गन के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, किसके लिए? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, उसी को बोला जाता है कॉन्शियसनेस। अब ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, हम अपने लिए जो है वो अवेयर हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है कि कोई केमिकल अगर अंदर हमें जाता है तो उसके लिए भी हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। पहले तो हम हमारे एक्सटर्नल सेंसेस रिस्पॉन्ड करेंगी, फिर हमें अंदर जो चला जाता है तब भी अंदर जो है वो उसको रोकने के लिए भी जो है वो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो वैसे हमारा सिस्टम जो है वो काम करता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो काम करती है उस केमिकल के लिए जो हमारे में जा रहा है। तो हम में जो है एक तरह की कॉन्शियसनेस है, एक तरह की अवेयरनेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक सेंस है टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, बट ये जो है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं होती है, इसीलिए ये एक जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है, इसलिए ये कॉन्शियसनेस जो है ये हुई एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि बोला जो पेशेंट कोमा में होता है, जो पेशेंट बोला कोमा में होता है वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है, वो हिलता जुलता बिल्कुल नहीं है, ना वो कुछ बोल सकता है, तो वो पेशेंट जो है वो लिविंग हुआ या नॉन लिविंग हुआ? अब जो पेशेंट कोमा में होता है उसको बोला जाता है, उसको लिविंग या नॉन लिविंग ना बोल के उसको ब्रेन डेड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है। अब उसको हम नॉन लिविंग तो नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉन्शियसनेस ही एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो लिविंग को जो है वो बताती है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। कॉन्शियसनेस के अलावा हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पेशेंट है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो है, इसके अलावा उसमें जो है वो मेटाबॉलिज्म भी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, तो उसको हम नॉन लिविंग नहीं बोल सकते। और वो कोमा में है उसको हम लिविंग भी, मतलब वो लिविंग भी नहीं है, क्योंकि उसमें सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है उनको भी वो शो नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि वो जो है उसमें जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उसको हम लिविंग भी नहीं बोल सकते। ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं, कोमा में जो पेशेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेन डेड, ब्रेन डेड। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया व्हाट इज लिविंग, ठीक है। एनसीईआरटी बायो का जो फर्स्ट चैप्टर का द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया व्हाट इज लिविंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब एक बात और कि मैं अपनी वीडियो जो है वो उनको
परसों जब मैं 1 सितंबर को, आज 3 सितंबर है, 1 सितंबर को जो मैं वीडियो अपलोड कर रही थी अराउंड 3:30 मैंने जो अपलोडिंग में वो लगाई, तो वो 2 सितंबर को मॉर्निंग में जाके वो अपलोड हुई। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इंटरनेट प्रॉब्लम है, दूसरी ये है कि मेरे बेबीज़ थोड़ा छोटे हैं तो मैं टाइमली उसको अपलोड नहीं कर पाती हूँ या फिर टाइमली वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। बट मैं एक कॉन्टिन्यूटी में हूँ, काम कर रही हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैनेज होता है, वैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और जैसे ही इंटरनेट जो है वो साथ देता है, वीडियो अपलोड होती है तो वीडियो आपके सामने आती है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं टाइमली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।